शाम का वक्त था। फ़ोन की घंटी बजी। रमा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई परेशान महिला बताई जा रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर। रमा बोली, आप मेरी बात तो सुनिए, लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। रमा के इतना कहने पर उस अनजान को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानी किसी और को सुना दी और फिर माफ़ी मांगकर उसने फ़ोन रख दिया। अनजान नंबर से आए फ़ोन ने मानो रमा को खुद से मिलवा दिया हो। वहीं बैठी रमा की सास लता जी बोली, बहू, क्या तुम्हारे मायके वाले का फ़ोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? ज़रूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। रमा मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता। आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था तो लग रहा था मुझसे मेरा ही परिचय करवा रहा है। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वह चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन लता जी की बेटी सविता का फ़ोन आया। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, ये निर्णय तुम दोनों का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या पर्व त्यौहार, हर चीज़ में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़ चढ़ कर न्योता देती है, जबकि एक ढीले का काम नहीं करती। सब कुछ तुमसे करवाती और न्योता देने समय खुद आगे बढ़ जाती है। बड़ी चालाक है। सविता बोली, अब क्या बताओ माँ, सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है और वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना करने के बाद भी खुश रहे तब ना, हर काम में नुक्स निकालती है। ऊपर से मेरी शिकायत मेरे ही पति से करती है। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में रमा आई और बोली, मम्मी जी, आपकी चाय बन गई है। लता जी ने फ़ोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है, हॉल में टेबल पर रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। रमा समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने, तो वह भी चुपचाप वहाँ से चली गई। लता जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ। तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो। कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी? इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति किशोरी बाबू को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती और मेरे जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वह अच्छी बहू होगी या अच्छी सास होगी। किशोरी बाबू बोले, भाग्यवान औरतों की लीला औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मुख दर्शक की भांति होते हैं। तभी रमा अपने ससुर जी के लिए भी चाय लेकर आई और बोली, पापा जी, ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। किशोरी बाबू बोले, जीती रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दे। लता जी तिरछी नज़र से किशोरी बाबू को देखी। लता जी बोली, सालों लग गए, आज जाकर बहू को पता चला कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। सालों लग गए, फिर भी कुछ ना कुछ गलती कर ही देती है। रमा बोली, मम्मी जी, जिम्मेदारियां तो
आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी, जिसकी वजह आप भी जानती हैं। काश कि अपना भरोसा भी दे देती तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए, मुझ में और उस अनजान रॉन्ग नंबर वाली दुखियारी में क्या अंतर रह गया? लता जी बोली, भरोसा जीतने के लिए काम भी तो वैसा क्या करो। रमा बोली, मम्मी जी पिछले 15 साल से तो कर ही रही हूँ। क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर अभी भी जद्दोजहद जारी रहेगी? एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिए। जिस तरह आप दीदी के लिए आवाज़ उठाती हैं वही मेरे लिए क्यों नहीं करती? तो वो इसलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा है पर अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाई, सबको खिला पिलाकर फिर वो झूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि काम वाली भी वक्त पर काम करती थी। अगर रमा बर्तन ना निकाले तो वो छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पीकर अपने कमरे में आराम से सोने चले गए। रमा अपने बचे हुए काम निपटा कर थोड़ी कमर सीधी करने लगी। अभी अभी तो रमा की आंख लगी थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके पति विनय बोले, रमा, क्या बिना किसी झंझट के एक दिन भी नहीं कट सकता? तुम ही बताओ, और मैं ऑफिस का काम करूं कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं? क्या कह दिया तुमने माँ को, जो उन्होंने फ़ोन करके मुझे इतना कुछ सुनाया? रमा हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। विनय बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत करने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दों पर बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती, तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसे ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ, पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ ये वाद विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रमा सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके कुछ चैन की नींद सो रही हैं। कुछ देर बाद शाम हुई। दोनों अपने कमरे से बाहर निकली और फिर लता जी ने चाय की फरमाइश की। रमा चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती हैं। वहाँ तक तो ठीक है। आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने उन्हें फ़ोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी, इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। किशोरी बाबू आश्चर्य से लता जी की तरफ देखने लगे तो लता जी बोली, रिश्ते अच्छे करने की बात ये करती है? अरे तुम तो हर रोज़ एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई टोके भी नहीं। रमा हंसकर बोली, मुझे मालूम ना था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं, एक मास्टरनी मिलेगी जो हर रोज़ मेरी क्लास लेगी। सास होकर जिम्मेदारियों का बोझ तो दे दिया, परंतु एक छोटी सी चीज़ नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। शाम में जब विनय आए तो लता जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। सभी सगे संबंधी कहते हैं, जिसकी सास इतनी समझदार हो उसकी बहू ऐसी कैसी हो सकती है? कहती हैं मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। विनय बोले, मुझे इन सब झमेले से दूर रखिए। अब जो कुछ है आपस में दोनों निपट लीजिए।
इतना बोलकर वो चले गए। रमा कोई भी काम करती थी तो लता जी बिना टोके उसका एक काम होने नहीं देती थी। हर चीज़ में नुक्स निकालना उनकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे तो हर बात पर टोका टाकी रमा को बुरी लगती थी। अगले दिन विनय के घर से जाते ही वो फिर शुरू हो गई। एक रोज़ रमा अचार बना रही थी और फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। लता जी वहाँ आई और बोली, फिर से उसी रॉन्ग नंबर वाली सखी से बात कर रही हो क्या? इतना कहकर उन्होंने उसके हाथों से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है। और सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ में करने लगी। रमा फ़ोन रखी और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेंगी। कभी तो भरोसा करके देखिए। लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे ले लेती हैं और फिर पूछती हैं कि जीत कर आई हो या हार के। ये तो नाइंसाफ़ी है। पास में बैठे किशोरी बाबू हंसने लगे तो लता जी ने आंखें दिखाई। रमा बोली, मम्मी जी, आपको दीदी पर कितना भरोसा है कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेगी। मुझे तो लगता है उनकी सास उन पर पूरा भरोसा रखती है, तभी सब कुछ उन पर छोड़ देती है। पर आप हैं कि जिम्मेदारी तो मुझे दे देती हैं पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती हैं। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। दोनों की नोकझोंक में रोज़ समय कट जाता था। किशोरी बाबू दर्शक की तरह देखते और ज़रूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते। एक रोज़ विनय घर में थे। लता जी फिर शुरू हो गई। विनय कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोली, माँ, शुरू में आप उसे टोकती थी, समझाती थी तो ठीक था। अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे बच्चे उसके शादी के लायक हो गए हैं और आज भी आप सबके सामने उसे टोकती रहती हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अब जिम्मेदारियाँ दी हो तो भरोसा भी रखो। आखिर वो भी कितना इंतज़ार करेगी। इतना बोलकर विनय भी कमरे में चले गए। किशोरी बाबू पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुख से जीना चाहती हो या इसी लड़ाई झगड़े में बिताना चाहती हो, ये अब तुम्हें तय करना है। क्योंकि जब इन सब परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। तुम्हारी बहू है जो तुम्हारा कहना सुनकर भी आज तक इस घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो भी अपने काम में लग गए। अब तो घर में जब भी फ़ोन की घंटी बजती और अगर रमा फ़ोन उठाती तो लता जी उसकी तरफ देखती थी। रमा मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी, गलती से बेचारी का उस दिन फ़ोन लग गया होगा। उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली। आप तो मुझे शंका की दृष्टि से देखने लगी हैं। भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुराकर रमा उनकी हर बात को टाल देती थी। एक रोज़ सविता के घर से उसकी सास का फ़ोन आया और उन्होंने लता जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूँगी। आप कृपया करें और अपनी सलाह ना दें। मुझे भरोसा है ये आज न कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती है। आशा करूँगी आगे से आप ऐसा नहीं
करेंगी। रमा ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी और सारी बातें अपने ऊपर ले ली। यह देखकर लता जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन लता जी बहुत खामोश रही। बेटी का फ़ोन आता, वह ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। एक दिन रमा उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर ले गई और बोली, मम्मी जी, दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाइए। आप भरोसा रखिए, जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो दीदी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। लता जी बोली, बहू, मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी भी तुम पर भरोसा नहीं किया, परंतु उस रोज़ तुमने मेरी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी और सारा कुछ खुद पर ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारी ससुर जी, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, शायद मैं ही भरोसा नहीं दिखा पाई। रमा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, इसका मतलब अब आप मुझ पर भरोसा करती हैं, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते रहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सास बहू भी माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती है। इतना कहते ही लता जी ने रमा को गले से लगा लिया और रमा ने भी बीते सालों की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुख में बनाना है तो बीती बातों को एक किनारे रखना ही होगा। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, और भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।